नमस्कार, मेरा नाम है शुभांशु त्रिवेदी और आप देख रहे हैं आइजोम्स की खास पेशकश चुनावी रण। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5 चरणों पर मतदान पूरा हो चुका है। 2 चरण अभी शेष हैं। जो चुनाव कभी विकास और सरकारी योजनाओं पर आधारित होता था, अब वो चुनावी गर्मियों के कारण, सरगर्मी के कारण ईवीएम, अडानी और अंबानी तक सीमित होता दिख रहा है। क्या कारण है? इन सभी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं मेरे सहयोगी अमन कुमार। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन, हमने देखा पिछले 3 चरणों में मतदान प्रतिशत काफी कम देखने को मिला था। चौथे और 5वें चरण में मत प्रतिशत कुछ बढ़ा है। क्या चुनाव आयोग और सरकारें इस बात पर काफी प्रतिबद्ध हो चुकी थी कि चुनाव जो प्रतिशत लगातार गिर रहा है, जो अवसाद की श्रेणी में जा रही थी, सरकारों ने ऐसे कौन से काम किए या चुनाव आयोग ने ऐसी कौन सी अपील करी जिसके कारण मतदाता जो है वो आगे आए और उन्होंने मतदान प्रतिशत को बढ़ाया है? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका शुभांशु। देखिए, हमने इस पे चर्चा भी किया था, बहुत बड़े पैमाने पर हमने चर्चा किया था कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मतदान जो है वो काफ़ी कम रहा था। 2019 के मुकाबले हम बात करें या 2014 के मुकाबले। लेकिन चौथे चरण में ये कमाल का हो गया कि जो उत्तर प्रदेश या बिहार या जो उत्तर भारत के जो जनता, जो लोग मतदान नहीं कर रहे थे, वो अचानक अपने घरों से निकले, उन्होंने मतदान किया। तो चौथे चरण का जो आंकड़ा है वो 69% तक पहुँच गया था, जो कि 2024 में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2019 से भी वो ज़्यादा था, जबकि 2019 की हम अगर बात करें तो तीसरे चरण में वो सिर्फ 65% था, जो कि 69 तक चला गया। तो ये आपने जैसा कि कहा कि सरकार या चुनाव आयोग, मैं कहता हूँ सरकार या चुनाव आयोग ने तो काफ़ी सारे प्रयास किए ही, विपक्ष ने भी किया, सरकार ने भी किया। वो लगातार बोलते रहे, जनता से उन्होंने आह्वान किया कि जो मतदान नहीं कर रहे हैं, मतदान प्रतिशत अगर नीचे गिर रहा है, लगातार एडवर्टीजमेंट भी की गई। साथ ही साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो हमारे बॉलीवुड के कलाकार हैं, उन्होंने भी लगातार, आप देख रहे होंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों को ये अनाउंस किया, ये कहा कि आप घरों से निकले, मतदान करें। तो ये सब कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हुआ। पर इसमें ना थोड़ी अजीबो सी स्थिति इस बार लगती है कि आप देखिए, चौथे चरण में तो 69 का आंकड़ा छू लेता है, पर जब 5वें चरण की बात होती है तो फिर वो कम हो जाता है, वो 59 तक पहुंच जाता है। 10% का इतना बड़ा गिरावट, जो कि 2019 के मुकाबले बहुत कम है। 19 में 65 तक रहा था चौथे चरण में, जो कि 5वें चरण में गिरकर नीचे आ गया। तो अब कारण समझ में नहीं आ रहा है कि एक चरण में जनता मतदान जाके कर रही है, दूसरे में नहीं कर रही है। और जबकि ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, जबकि आप देखिए जो बड़े राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हर चरण में लगभग इनमें मतदान हो रहे हैं 5-10 सीटों पे। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 सीट पे होता है, वही बिहार में 5 लगभग सीट हर बार हुआ है। तो एक चरण में मतदान ज़्यादा हो रहा है, दूसरे चरण में कम हो रहा है। तो कारण क्या है? इस पर मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के स्तर पर इस पर ना रिसर्च होनी चाहिए। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में मत प्रतिशत बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। उन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का आरोप लगाया है कि चौथे और 5वें चरण में हुई वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके मतदाताओं को मत केंद्र तक पहुंचने में प्रभावित किया है। मतदाता मत केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। क्या कारण रहा? अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता आपको दिखती है? ईवीएम पर सवाल उठाने की बात हो या फिर केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाने की बात हो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अब देखिए कि ईवीएम की जहाँ तक बात है, 2017 में इलेक्शन कमीशन ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये खुला चुनौती दी थी कि आप आइए, दुनिया का कोई भी हैकर लेके आइए और ईवीएम को हैक कर लीजिए। एक भी पार्टी का सिंगल मेंबर नहीं गया था। आप आरोप तो लगाते हैं, तो जाते क्यों नहीं है? और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो हिटलर है, उसका एक प्रचार मंत्री हुआ करता था, गेबल्स करके। उसका एक सिद्धांत था कि एक झूठ को अगर 6 दफ़ा दोहराया जाए, 6 बार बोला जाए, तो वो सच प्रतीत होने लगता है। तो जनता के मन में भी ऐसा ही हुआ है। आपने भी आंकड़ों पे बात की, एक आंकड़ा मैं भी रखना चाहूँगा। 40 वर्षों का करीब करीब एक दौर रहा है, जिसके बाद बारामुल्ला पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा है। 370 कश्मीर से हटती क्या, उसमें कुछ अमेंडमेंट होते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं, इसके बाद उससे फिर से स्थापित किया जाता है। इन बदलावों के बाद पर 370 के पुलिंदे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ती है। बड़ा मसला था वो, बहुत बड़ा मसला तैयार करती है। लेकिन जब 370 की हकीकत का टाइम आता है,
कश्मीर की 3 सीटों पर तीनों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि जो मुद्दा 370 का कश्मीर का था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में घूमी, जब बात आई चुनाव लड़ने की तो कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ा, वहां पर कोई भी उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि कश्मीर में आज भी अलगाववाद है? क्या भारतीय जनता पार्टी आज भी देखती है कि वो अपना जनाधार कश्मीर में तलाश रही है, जैसा वो अभी दक्षिण में तलाशने का प्रयास कर रही है? आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये बहुत वाजिब सवाल उठाया है। इस पे हम भी मतलब जब से अनाउंसमेंट हो रही है प्रत्याशियों का, इस पे हम नज़र बनाए हुए हैं और अभी तक कोई भी भाजपा का नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हो या फिर अमित शाह, इस पर कभी बोले नहीं है। क्योंकि कश्मीर को लेकर ये दावे किए जाते हैं कि 2019 में धारा 370 को जब हटाया गया, संसद ने हटाया, उसके बाद काफ़ी विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है, मान लिया जाता है, तो फिर आप उस विकास को करने वाले हैं तो फिर अपना दावा पेश तो करेंगे। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो यही करती है ना, और भाजपा तो यही करती है कि हम विकास के आधार पर वोट मांगते हैं। अगर आप मांगते हैं तो फिर कश्मीर, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मसला था और आज से नहीं है, वो आज़ादी के पहले से मसला रहा है कि हम कश्मीर में धारा 370 जब लागू किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो उनका तभी से, चाहे वो जो भाजपा के जनसंघ के जो सूत्रधार थे, उनके समय से ही ये मसला था कि हम धारा 370 हटाएंगे। आपने हटाया, तो अगर आपने हटाया, आपने अपने वर्षों का सपना पूरा किया, तो फिर आप खड़े क्यों नहीं हो रहे? देखिए, जम्मू के 3 सीट तो खड़े हैं, लेकिन कश्मीर के 3 सीट पर नहीं खड़े। टोटल 6 सीटें हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या, जैसा कि मैंने कुछ भाजपा के नेताओं का सुना, उन्होंने बहुत छोटे स्तर पर कहा कि हमें कुछ, हमारा जो है संगठन वहाँ मजबूत नहीं है अच्छे स्तर पर, या हमें अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले। वो खुलकर नहीं बोल रहे थे, पर इसके पीछे कारण क्या है, मुझे लगता है कि अमित शाह जी से पूछना चाहिए। अमन, हमने देखा है प्रधानमंत्री बार बार 400 पार के नारे को प्रशस्त कर रहे हैं। कई जगह से उन्हें रिपोर्ट मिल रही है जहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री अपने भाषणों से 400 पार का नारा जो है वो प्रशस्त करने पर लगे हुए हैं। उनकी पार्टी के नेता भी 400 पार के नारे को प्रशस्त कर रहे हैं। एक नेता, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बयान उनका वायरल हुआ था कि यदि 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो संविधान में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या ये बदलाव आरक्षण को लेकर के हैं? क्योंकि बार बार हमने देखा है अभी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में आरक्षण को लेकर के वाद विवाद होता दिख रहा है। क्या कारण है इसका? इसमें आपके 2 सवाल हैं। एक तो कि क्या 400 सीट अगर भाजपा को आती है, जैसा कि विपक्ष भी सवाल लगातार उठा रहे हैं, और राहुल गांधी तो साथ में वो संविधान की किताब भी लेके जाते हैं कि हमें संविधान बचाना है, अगर 400 सीट आ गया तो जो है संविधान बदल दिया जाएगा। और दूसरा बात किया आपने आरक्षण का, कि क्या आरक्षण को में बदलाव आएंगे। देखिए, पहले मैं आरक्षण पे बोलता हूँ कि भाजपा यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, इंडिया गठबंधन, दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं। और ये मतलब बहुत विचित्र तरह की चीज़ें हैं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, वो कहते हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो आरक्षण खत्म कर देगी। और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि ये अगर 400 सीट आया तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, देखिए ये चुनावी जुमले हैं, दोनों तरफ से फेंके जा रहे हैं। आरक्षण कायदे से जो संविधान सभा ने जो पहली बार ये चीज़ें प्रस्तावित की थी वो 10 वर्षों के लिए थी, वो लगातार बढ़ते गए। अगले 40-50 वर्षों तक जो मुझे लगता है कि आरक्षण कहीं नहीं जाने वाला है, बढ़ जाए, वो घटने वाला नहीं है। और इसका अंदेशा दोनों ने दिया है बाकायदा। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्रों को आप देखें तो वो उन्होंने कहा है कि हम जो आरक्षण की सीमा 50% का है, जो कि बस नाम का है, लगभग सभी राज्यों में जो 50% का आंकड़ा है वो पहले ही पार कर चुका है, 60-70% तक चला गया आरक्षण। वो तो उन्होंने ये कहा है कि हम 50% का जो सीमा है उसे खत्म कर देंगे। इसका तो सीधा तर्क है कि हम आरक्षण बढ़ाने वाले हैं। अब वो बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं वो समय देखेगा, पर अभी तो है। और यही बात भाजपा वाले भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये जो है ST, SC, OBC के जो आरक्षण है, जो हिस्से है, ये अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम को खुलकर बोलते हैं कि मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस। तो ये कह रहे हैं कि हम ST, SC और OBC के जो आरक्षण है उसको बचाना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है खत्म करना चाहती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों, मुझे जो लगता है कि वो जुमला है, आरक्षण कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये पहली बात हुई। और दूसरी बात आपने कही 400 अगर आता है तो क्या संविधान बदलेगा?
देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री जैसा कि कहते हैं कि वर्तमान में भी अगर हम एनडीए प्लस को जोड़ दें, नवीन पटनायक वगैरह को साथ में अगर ले तो हम 400 पहले से हैं। अगर बदलना होता तो हम पहले बदल देते। और दूसरी बात है कि क्या संविधान बदला जा सकता है। देखिए जो साहबानों का केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स वाली केस, कई सारे ऐसे केस हैं जिसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बाकायदा ये फैसले दिए हैं कि जो संविधान का मूल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान को कोई जो उसका मूल है उसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो अगर भाजपा पर ये आरोप लगाया जा रहा है, और इससे इतर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखिए कि अभी तक संविधान में 108 बार संशोधन हुए हैं, जिसमें से 98 दफ़ा जो संशोधन है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। जो 98 वाला जो संशोधन हुआ था वो 2013 में हुआ था, नवंबर के आसपास। 2013 में हम सभी को पता है कि यूपीए गवर्नमेंट में थी। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में 10 संशोधन किए हैं। तो ये आरोप भी लगाते हैं हमने तो 10 साल में 10 किया, आपने 98 कर दिए। तो संविधान को तो आपने बदला। और हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जो 44वां 42वां संशोधन हुआ था वो कितने बड़े संशोधन थे। एक तरह से जो 5 साल का हमारा कार्यकाल होता है उसे 6 वर्ष कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के कई पावर खत्म कर दिए गए थे। कई बड़े संशोधन हुए थे। जितने भी जो निजी बैंक थे उनका सरकारीकरण कर दिया गया था। प्रीवी पर्सेस हटा दिए गए थे। प्रीवी पर्सेस हटा दिए गए थे। फिर उसके बाद जब जनता पार्टी सरकार में आई तो उन्होंने भी बड़े बदलाव किए। अमन, आपने कहा देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के भाषणों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? क्योंकि, और मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये प्रकाशित हो चुका है इंडियन एक्सप्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से लेकर अभी तक करीब करीब 60 बार हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया। करीब करीब 60 बार उन्होंने विपक्ष के करप्शन को उजागर करने का प्रयत्न किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कभी विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण की बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, वो एकदम से उनका प्रथम चरण के बाद यूं इस तरीके से विरोधाभास या ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे समाज बंटता दिखे, क्या कारण है? क्या प्रधानमंत्री को ये डर है कि 400 पार का नारा जो उन्होंने जनता के मध्य रखा है वो अब हकीकत होता नहीं दिख रहा? जैसा कि आपने कहा कि हमने इस पे पहले भी जिक्र किया है। देखिए ये बदलाव आया कि आप अगर पूरे चुनाव को देखें तो पहले चरण में इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी। पहला चरण ऐसा लग रहा था, मैं बल्कि खुश था कि यार पहली बार जो है ना कायदे से चुनाव हो रहा है। मुद्दे पर, जिस पर देश में चुनाव होनी चाहिए, उन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी दोनों कायदे से बात कर रहे थे। पर जैसे ही पहला चुनाव खत्म होता है, पहला चरण का चुनाव खत्म होता है, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है जिसमें कहीं ना कहीं वो जिक्र करते हैं कि हम संपत्ति का पुनर्वितरण करेंगे या अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है हम उसको सुरक्षित करेंगे। तो डायरेक्ट ये कहने का तरीका था कि बहुसंख्यकवाद, एक उसमें था कि बहुसंख्यकवाद का जो प्रभाव है हम उसको खत्म करेंगे। जो भाजपा है वो हमेशा कोशिश करती है कि चुनाव जो है वो हिंदू मुसलमान पे हो, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और कांग्रेस इसमें आ गई है। जो कांग्रेस पहले ये बात करती थी कि हमें जाति पात से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने 2011 में जब जातीय जनगणना हुआ वो आंकड़े आए लेकिन उन्होंने प्रकाशित नहीं किए। इसके पीछे उनकी वजह ये थी कि जात पात में कहीं विभाजन ना हो जाए। आप देखेंगे कि 2014 या 19 से पहले जो कांग्रेस जात पात की बात नहीं करती थी, अब उनको ये समझ में आने लगा है कि हमारा काम इससे नहीं चलने वाला है। वो अभी लगातार राहुल गांधी जातीय जनगणना हो, जातीय स्तर पर तमाम चीज़ें, और बाकायदा एक रैली में उन्होंने जो भाषण दिया, मैं उससे पता नहीं क्या बताऊं। उन्होंने ये कहा कि जो ST SC समाज, दरअसल उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था कि अमेरिका में जो काले लोग हैं वो बड़े स्तर के STM ऐसे कुछ करके उन्होंने कहा था कि उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। तो लोगों ने वहाँ देखा कि ऐसा क्या वजह है कि जो काले लोग हैं वो सफल नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने पाया कि जो पेपर सेट किया जा रहा है वो गोरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो फिर ये नियम बना कि जो काले लोग हैं वो पेपर सेट करें, और फिर सारे काले पास हो गए और सारे गोरे फेल हो गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई, इस पे मुझे लगता है कि शोध करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने सीधे तौर पर फिर ये कहा कि अगर जो ये UPSC के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ST SC समाज से, दलित समाज से लोग पास नहीं हो रहे, क्योंकि इन पर जो है एक तरह से वो जनरल पर हमला था, जो अपर कास्ट है उन पर हमला था कि ये ऊपर बैठे हुए हैं। ये इस तरह से चीज़ों को करते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं वो ऊपर नहीं उठ कर आए। तो सीधे तौर पर ये जाति के हिसाब से खेल रहे हैं।
तो कांग्रेस विपक्ष जातीय स्तर पर चाहती है कि चुनाव हो। अगर जातीय स्तर पर चुनाव होता है, ओबीसी एसटी एससी के आधार पर चुनाव होता है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष का फायदा है। लेकिन अब भाजपा तो नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, तो भाजपा तो चाहेगी कि ये संप्रदाय विशेष पर हो, हिंदू मुस्लिम पर हो। तो उनके लिए एक मौका भी था, जो मौका कांग्रेस ने खुद दिया है। उन्होंने अल्पसंख्यक की बात की, उनको मौका मिला और प्रधानमंत्री ने उसे अच्छे तरीके से बुनाया है। तो ये थे अमन कुमार, जिनसे हमने जाना लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे और पांचवें चरण के क्रम को। हमने जाना कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने विकास को लेकर जनता के मध्य है। हमने जाना कि महागठबंधन किस शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आगामी 2 चरणों पर मतदाता किसके पक्ष में मतदान करते हैं और इस देश को 4 जून को एक बहुमूल्य और बहुमतप्रद सरकार मिलती है, या फिर महागठबंधन एक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आइजोम्स न्यूज। धन्यवाद।